मेरा एक दोस्त रावलपिंडी में रहता था। ये दोस्त मुझसे उम्र में सीनियर भी था, शादीशुदा भी और बाल बच्चों वाला भी। मैं सर्दियों के दिनों में इससे मुलाकात के लिए रावलपिंडी आ गया। हमारा प्रोग्राम था, हम दोनों चंद दिन रावलपिंडी रहेंगे, इसके बाद बर्फबारी देखने के लिए मरी चले जाएंगे और मैं एक हफ्ता गुजारकर वापस बहावलपुर आ जाऊंगा। मैं 10 घंटे के तवील सफर के बाद शाम के वक्त रावलपिंडी पहुंचा। शहर शदीद सर्दी की लपेट में था। मैं रिक्शा लेकर दोस्त के घर पहुंच गया। इसने दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल किया। मैं गर्म जोशी से इससे लिपट गया। वो भी मुझे गले मिला, लेकिन मैंने महसूस किया इसके मुआनके में गर्म जोशी नहीं। वो मुझे अपनी बैठक में ले गया। उसने चाय का बंदोबस्त किया और मेरे सामने बैठ गया। मैं इससे बिला थकान गुफ्तगू करता रहा, मगर वो गुफ्तगू में मेरा साथ नहीं दे रहा था। वो बातचीत के दौरान खो जाता था। मैं इसकी गैर हाजिर दिमागी पर खामोश हो जाता तो उसे बड़ी देर तक मेरी चाप का अंदाजा नहीं होता था। इसने मेरे सफर के बारे में भी नहीं पूछा। मेरे लिए इसका ये ठंडा रवैया परेशान कुन था। मेरी परेशानी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब उसने मुझसे पूछा, आप खैरियत से रावलपिंडी आए हैं? मेरे लिए इसका सवाल बम साबित हुआ, क्योंकि मैं इसकी दावत पर रावलपिंडी आया था। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने दूसरा सवाल पूछा, आप कितने दिन रावलपिंडी में हैं और कहां रहेंगे? मेरी परेशानी इंतहा को छूने लगी, क्योंकि मैं इसके घर ठहरने के लिए आया था। मेरा सामान तक इसके ड्राइंग रूम में पड़ा था। मैं परेशानी के आलम में उसे देखता रहा और वो खोए हुए अंदाज में मुझे घूरता रहा। मुझसे कोई बात न बन पाई तो मैंने जवाब दिया, मैं वैसे ही एक दिन के लिए रावलपिंडी आया हूं, कल वापस चला जाऊंगा और होटल में रहूंगा। इसने इस बात में सर हिलाया और निहायत रूखे अंदाज में कहा, आप अगर मजीद एक दिन रुक जाएं तो हम खाना इकट्ठे खाएंगे। मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखा। चाय का कप मेज पर रखा, अपना बैग उठाया और बैठक से बाहर निकल गया। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर मुझे जाते हुए देखता रहा। इसने मुझे खुदा हाफिज तक कहना मुनासिब न समझा। मैं शदीद गुस्से में था। मैं वहां से मरी रोड पर आया, वहां सस्ता सा होटल लिया, नींद की गोली खाई और गहरी नींद सो गया। मैं अगले दिन बहावलपुर वापस आ गया, मगर मुझे दोस्त के रवैये ने अंदर से बुरी तरह तोड़ दिया। मैं उस शख्स को दुनिया का बदतमीज तरीन, गैर मुहज्जब तरीन और मतलबी समझने लगा। मैं अपने आप को बेवकूफ भी समझता था और इस बेवकूफ़ी पर अपने ऊपर लान तान भी करता था। मैं 2-2.5 साल तक अपने मिलने वालों को ये वाकया सुनाता रहा और लोग मुझसे हमदर्दी और उस शख्स से नफरत करते रहे। आप भी अगर इस सूरत हाल का तज्जिया करें तो आपको भी मुझसे हमदर्दी और उस शख्स से नफरत हो जाएगी। मैं तवील अरसे तक अपने दिल में इस दोस्त के खिलाफ नफरत पाल कर फिरता रहा, लेकिन फिर इस नफरत का अजीब ड्रॉप सीन हुआ। मैं यूनिवर्सिटी से फारिग होकर सहाफत में आ गया और एक दिन वो दोस्त हमारे एक मुश्तरका दोस्त के साथ मेरे दफ्तर आ गया। मैं उसे देखते ही गुस्से से उबल पड़ा, मगर वो मेरे गले लगा और नरम आवाज में बोला, आप अपने गुस्से को चंद मिनट के लिए साइड पर रख दो और मेरी बात सुन लो। अगर तुम इसके बावजूद मुझे गलत समझो तो फिर तुम अपनी नफरत का सिलसिला जारी रख लेना। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो बोला, मैं अपने वालदैन का इकलौता बेटा हूं। मेरी 6 बहनें थीं। वालदैन ने मेरी शादी 20 साल की उम्र में कर दी। मेरे वालदैन पोता चाहते थे, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। मेरे यहाँ ऊपर तले 3 बेटियां पैदा हो गईं, मगर मैं मायूस ना हुआ। मैं अपने वालदैन की ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। मैं 25 साल की उम्र में चौथी बार बाप बन गया। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद नरीना से नवाजा। मेरा पूरा खानदान खुश हो गया। मेरा बेटा खानदान भर की गोद में पलकर 2 साल का हुआ, लेकिन फिर उसे तेज बुखार हुआ और वो मेरी गोद में बैठा बैठा फौत हो गया। मेरे पूरे खानदान की जान निकल गई। वो खामोश हुआ और मेरी तरफ देखने लगा। मेरा गुस्सा हमदर्दी में बदलने लगा। उसने पूछा, आप जानते हैं वो बच्चा किस दिन फौत हुआ था? मैं खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। वो बोला, वो बच्चा ऐन उस वक्त फौत हुआ जब आप रिक्शे से अपना सामान उतार रहे थे। मेरी कनपटी में आग लग गई। उसने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। मेरे पास उस वक्त 2 ऑप्शन थे। मैं आपको अपने दुख में शरीक कर लेता, आप भी हमारे साथ सौगवार हो जाते और आपकी छुट्टियां खराब हो जाती। दूसरा, मैं आपसे ये खबर छुपा लेता
आपको होटल जाने पर मजबूर कर देता। आप मुझसे वक्ती तौर पर नाराज हो जाते, लेकिन आपकी छुट्टियां और वक्त बर्बाद ना होता। मैं दूसरे ऑप्शन पर चला गया। मैंने अपने खानदान से कहा, मेरा मेहमान आया है, आपके रोने की आवाज बैठक तक नहीं आनी चाहिए। मैं उसे वापस भिजवाता हूं और हम उसके बाद अपने अजीजों और रिश्तेदारों को इत्तला देंगे। वो रुका, उसने लंबी सांस ली और बोला, मैंने आपके लिए इन हालात में चाय कैसे तैयार करवाई, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मेरी बीवी, मेरी माँ और मेरी बहनें अंदर मुंह पर सरहाने रखकर रो रही थी और मैं आपके पास बैठा था। मैं बार बार अंदर जाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश भी कर रहा था। मैं उस वक्त गहरे सदमे में था, चुनाचे मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। आप जब नाराज हुए और आपने अपना सामान उठाया तो मेरी टांगें बेजान हो गई। मैं आपके साथ उठकर बाहर तक ना जा सका। मैं कुर्सी पर बैठा रहा। आप जो ही गली से बाहर निकले, मेरे अंदर से चीख निकली और इसके बाद मेरे पूरे खानदान ने मातम शुरू कर दिया। ये गहरा सदमा था। इस सदमे ने पहले मेरी मां की जान ली और इसके चंद माह बाद मेरे वालिद भी फौत हो गए। फिर मेरी बीवी बीमार हो गई और मैं पै दर पै सदमों का शिकार होता चला गया। मैं अब जरा सा संभला हूं तो मैं अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए आपके पास आ गया। वो खामोश हुआ तो मेरी आंखें बरसने लगी। मैं इसके सब्र, उसकी हिम्मत पर हैरान था। वो अपने इकलौते बेटे की नाश अंदर छोड़कर मेरी खिदमत करता रहा और मैं 2.5 साल तक उसे मतलबी, जाहिल, जालिम और बदतमीज समझता रहा। मैं उससे नफरत करता रहा। हम दूसरे के बारे में इतनी देर में राय कायम कर लेते हैं जितनी देर में मुर्गी का अंडा बॉयल नहीं होता।